हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 169 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और केवीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, एक सूचना है, जो नेट होता है, जेआरएफ होता है, उस फार्म का जो आखिरी डेट है वो 17 तारीख है, मतलब 17 जनवरी तक है। तो आप उसको जल्दी से जल्दी फिलअप कर दें, जिससे कि आप नेट अगर क्वालिफाई हो जाते हैं या मतलब जेआरएफ, तो आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर का भी फार्म डाल सकते हैं। तो आप फार्म को जरूर भरिए। 500 लग रहा है जो जनरल ओबीसी के हैं और अदर का कुछ कम है। तो ऐसे है, तो आप फार्म को जरूर भरिए और आपका जो फरवरी है, फरवरी के लास्ट तक एग्जाम भी उसका स्टार्ट हो जाएगा। तो आप फार्म भर लीजिए, आखिरी डेट 17 है। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 281 से शुरू हो रहा है और इसमें 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन पहला है, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के विधिवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता था? निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के विधिवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता था, ये बताना है। ऑप्शन ए है बोदा, ऑप्शन बी है लाक, ऑप्शन सी है रूसो, ऑप्शन डी है ऑस्टिन। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 281 का आंसर डी आपका सही हो जाएगा। 281 का डी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑस्टिन। ऑस्टिन महोदय जो है संप्रभुता के विधिवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता हैं। ये आपका आंसर डी सही है। आगे चलते हैं, 282 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन है, मार्क्सवाद के समाजवाद को कहा जाता है? जो मार्क्सवाद है, कार्ल मार्क्स जो है, उसके समाजवाद को क्या कहा जाता है, ये बताना है। ऑप्शन ए है ईसाई समाजवाद, ऑप्शन बी है राज्य समाजवाद, ऑप्शन सी है वैज्ञानिक भौतिकवादिक, ऑप्शन डी है काल्पनिक समाजवाद। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आंसर आपका सी सही हो जाएगा, वैज्ञानिक भौतिकवाद। मार्क्स के समाजवाद को कहा जाता है तो वैज्ञानिक भौतिकवाद कहा जाता है, जो कार्ल मार्क्स का समाजवाद है। ऑप्शन सी सही है। आगे चलते हैं। वह मध्ययुगीन नहीं रहा, वह मध्ययुगीन नहीं रहा, बिना आधुनिक बने। इस कथन का संबंध किससे है, ये बताना है। ऑप्शन ए है जेएस मिल से, ऑप्शन बी है वेंथम से, ऑप्शन सी है बोदा से, ऑप्शन डी है लाक से। तो 283 का जो आंसर होगा दोस्तों वो सी सही हो जाएगा, बोदा से। वह मध्ययुगीन, ये वाला नहीं रहेगा यहाँ पे, वह मध्ययुगीन नहीं रहा, बिना आधुनिक बने। इस कथन का संबंध किससे है? तो यह कथन बोदा से संबंधित है। ऑप्शन आपका सी सही है। आगे चलते हैं, 284 देखते हैं। सामाजिक संविदा को नए रूप में फिर से प्रस्तुत किया है। सामाजिक संविदा या सामाजिक समझौता सिद्धांत को नए रूप में फिर से किसने प्रस्तुत किया है, ये बताना है। ऑप्शन ए है ओक साट ने, ऑप्शन बी है इन्ना आरंड ने, ऑप्शन सी है राल्स ने, ऑप्शन डी है ग्राम्स्की ने। तो आंसर क्या हो जाएगा 284 का दोस्तों? सी सही हो जाएगा 284 का, राल्स महोदय ने। तो सामाजिक संविदा को नए रूप में फिर से प्रस्तुत किया है, तो किसने किया है? तो राल्स ने प्रस्तुत किया है सामाजिक संविदा सिद्धांत को। और सामाजिक संविदा जो सिद्धांत है प्राचीन वाला, उसमें हाफ लाख रूस जो है संबंधित है तीनों सामाजिक समझौता सिद्धांत से। आगे देखते हैं, 285 नंबर। रूसो के राज्य दर्शन में सामान्य इच्छा प्रतिनिधित्व करती है। रूसो के राज्य दर्शन में सामान्य इच्छा प्रतिनिधित्व करती है, किसका करती है, ये बताना है। ऑप्शन ए है जनमत का, ऑप्शन बी है बहुमत का, ऑप्शन सी है अधिकतम लोगों के अधिकतम हित का, ऑप्शन डी है समान हित की सामान्य चेतना का। तो आंसर हो जाएगा डी। 285 का आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, समान हित की समान चेतना का प्रतिनिधित्व करती है। रूसो के राज्य दर्शन में जो सामान्य इच्छा है वो किसका प्रतिनिधि करती है? तो करती है समाज सामान्य हित की सामान्य चेतना का। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। आगे चलते हैं, 286 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। भारत में मृत्युदंड प्राप्त अपराधी को क्षमादान करने का अधिकार निहित है। किसमें निहित है, ये बताना है। ऑप्शन ए है सर्वोच्च न्यायालय में, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति में,
ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री में, ऑप्शन डी है राज्यपाल में। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया है तो उसको क्षमा करने की जो शक्ति है, क्षमादान करने की जो शक्ति है, वो सिर्फ किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। और वो भी किस अनुच्छेद में? तो वो अनुच्छेद जो 72 है उस अनुच्छेद में। तो इसको भी आप याद रखेंगे कि क्षमादान करने की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को प्राप्त है। राष्ट्रपति है, किसी को अगर मृत्यु दंड दिया गया है किसी अपराधी को, तो उसको माफ कर सकता है, क्षमा कर सकता है, उसके मृत्यु दंड को माफ कर सकता है। ऐसा शक्ति राष्ट्रपति के पास है, अधिकार है। आगे चलते हैं। 287 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रीट का अर्थ है हम आदेश देते हैं? रीट होता है 5 प्रकार का। जो आपका मौलिक अधिकार है 6 है, उसमें अंतिम जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है उसमें जो आखिरी है उसमें 5 रीट दे सकता है। 32 जो अनुच्छेद है दोस्तों, अनुच्छेद 32 के तहत क्या है? 5 रीट सर्वोच्च न्यायालय दे सकता है। उसमें क्या क्या है? तो उसमें ये 4 इसमें दे दिया गया है। तो किस रीट का आदर्श जो है ये है रीट का कि हम आदेश देते हैं। किस रीट का अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं? ऑप्शन ए है बंदी प्रत्यक्षीकरण का, ऑप्शन बी है परमादेश का, ऑप्शन सी है अधिकार परीक्षा का, ऑप्शन डी है उत्प्रेक्षा का। तो किसका अर्थ है दोस्तों? तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, परमादेश का। 287 का आंसर क्या हो जाएगा? परमादेश। परमादेश का जो अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। परमादेश का यही अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। इस प्रकार का रीट जारी कर सकता है आपका सर्वोच्च न्यायालय। आगे चलते हैं दोस्तों। 288 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? किसका उल्लेख 7वीं अनुसूची में किया गया है? ये आपको बताना है कि 7वीं अनुसूची में किसका जिक्र है। ऑप्शन ए है भाषाओं की सूची का, ऑप्शन बी है प्रांतीय संघीय एवं उपनिष्ठ सूची के विषयों का, ऑप्शन सी है शपथ एवं स्वीकृति की सूची, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के दायित्व। तो 7वीं सूची में क्या उल्लिखित है, किस विषय को रखा गया है? तो 7वीं अनुसूची में जो है प्रांतीय संघीय और उपनिष्ठ सूची के विषय को रखा गया है। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, बी आपका आंसर सही है। आगे चलते हैं दोस्तों। 289 देख लेते हैं। भारत सरकार का प्रथम कानूनी अधिकारी कौन है? इसमें आपको बताना है कि भारत सरकार का कानूनी अधिकारी कौन होता है जो भारत के सरकार की तरफ से उसके पक्षों को रखता है। तो कानूनी अधिकारी कौन होता है ये बताना है। ऑप्शन ए है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी है कानून मंत्री, ऑप्शन सी है भारत का अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन सी है डी है सचिव कानून तथा न्याय विभाग। तो आंसर आपका सी सही हो जाएगा, भारत का अटॉर्नी जनरल। जो भारत का अटॉर्नी जनरल होता है महान्यायवादी, ठीक है, वो होता है अटॉर्नी जनरल। तो भारत सरकार का जो प्रथम कानूनी अधिकारी होता है वो भारत का अटॉर्नी जनरल होता है। इसको याद रखेंगे। आगे चलते हैं। 290 नंबर देखते हैं। यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास पारित हो जाता है, तो अगर किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास पारित हो जाए तो क्या होगा ये बताना है। ऑप्शन ए है उसे त्यागपत्र देना पड़ता है, ऑप्शन बी है पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, ऑप्शन सी है केवल मंत्री और प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता है, ऑप्शन डी है लोकसभा भंग कर दी जाती है। तो ऑप्शन आपका जो है बी सही हो जाएगा दोस्तों, 290 का बी। अगर किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। ऑप्शन बी आपका सही है। आगे चलते हैं। 291 भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है। जो भारतीय संसद है उसके कार्यवाही में जो शून्यकाल है उसका क्या अर्थ है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है सत्र का प्रथम घंटा, ऑप्शन बी है जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकृति होती है, ऑप्शन सी है प्रश्नकाल के पूर्व का समय, ऑप्शन डी है प्रश्नकाल के अंत,
और कार्य सूची में लिखे दूसरे विषय के बीच का मध्यांतर। तो आंसर आपका डी के साथ जाएगा कि प्रश्नकाल के अंत और कार्य सूची में लिखे दूसरे विषय के बीच का जो मध्यांतर होता है, अंतर होता है, बीच का जो समय होता है, उसी को कहा जाता है शून्य काल। शून्य काल पे दोस्तों वीडियो हमने विस्तार से बनाया हुआ है। शून्य काल क्या होता है, प्रश्न काल क्या होता है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप देखिए कि हम कहाँ पे बनाए हैं। उसमें अच्छे से बताया गया है क्या होता है शून्य काल और क्या होता है प्रश्न काल। वो पुरानी वीडियो है, उसमें फेस भी दिख रहा होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। 292 आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा और कंफर्म हो जाइएगा कि यही है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। आगे चलते हैं 293 क्वेश्चन देखते हैं। मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य, सेना, पुलिस और न्यायालय जैसी संरचनाओं का किस उद्देश्य से इस्तेमाल करता है? जो मार्क्सवादी होते हैं उनके अनुसार जो राज्य है वो सेना, पुलिस और न्यायालय जैसी जो संरचनाएं हैं उनका किस उद्देश्य से इस्तेमाल करती है, ये बताना है कि मार्क्सवादी क्या समझते हैं इनके इस्तेमाल के विषय में। ऑप्शन ए है सामान्य इच्छाओं की उन्नति के लिए, ऑप्शन बी है पूंजीपतियों की उन्नति के लिए, ऑप्शन सी है मजदूरों की उन्नति के लिए, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, पूंजीपतियों के उन्नति के लिए। तो मार्क्सवाद के अनुसार जो राज्य में सेना है, पुलिस है और न्यायालय है, इन सब का जो संरचनाएं हैं किस उद्देश्य से इनका इस्तेमाल किया जाता है राज्य द्वारा, तो केवल ये पूंजीपतियों के उन्नति के लिए किया जाता है, ऐसा मार्क्सवादी जो है विचारक कहते हैं। तो मार्क्सवादी विचारक में कार्ल मार्क्स भी आते हैं आपके। ठीक है, वो उसके कहीं ना कहीं जनक थे। आगे चलते हैं। पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्यों के अनुपालन के लिए सर्वप्रथम किस भारतीय को जेल भेजा गया था? पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्यों के अनुपालन के लिए सर्वप्रथम किस भारतीय को जेल भेजा गया था, ये बताना है। ऑप्शन ए है लोकमान्य तिलक को, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी को, ऑप्शन सी है मोतीलाल घोष को, ऑप्शन डी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। तो आंसर आपका डी सही हो जाएगा फ्रेंड्स, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं 295 है। दार्शनिक उपागम की विशेषताएं बताइए। जो दार्शनिक उपागम है उसकी विशेषताएं दिया है, इनमें से कौन कौन उसकी विशेषताएं हैं ये आपको बताना है फ्रेंड्स। आप देखेंगे इसका इस तरह कर लेते हैं, अब अच्छे से दिखेगा। तो कौन है? कल्पनात्मक कूट, इसके सहायता से आंसर करना है दोस्तों। कल्पनात्मक, नैतिक मान्यताओं पर बल। ऑप्शन 3 है राज्य के गठन और उसके गतिविधियों का वर्णन उनके कानून एवं न्यायिक स्वरूप के अनुसार करना। ऑप्शन डी मतलब 4 पॉइंट है नागरिक शास्त्र के अध्ययन को अमूर्तता के उच्च स्तर तक ले जाना। तो इसमें से कौन आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर आपका 2, 3, 4 होगा। ठीक है, 2, 3, 4 मतलब सी आपका सही आंसर है। इन दार्शनिक उपागम की जो विशेषताएं हैं पहला नहीं है, बाकी के सभी विशेषताएं हैं, तीनों के तीनों, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं फ्रेंड्स 296 नंबर क्वेश्चन। आधुनिक राजनीतिक विचारक विज्ञान की किस प्रकृति पर बल देते हैं? जो आधुनिक राजनीतिक विचारक हैं विज्ञान की किस प्रकृति पर बल देते हैं? ऑप्शन ए है अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन, ऑप्शन बी है अंतः प्रतिक्रियात्मक अध्ययन, ऑप्शन सी है अंतः सक्रियात्मक अध्ययन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 296 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए सही हो जाएगा, अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन, ऑप्शन ए सही है। आगे चलते हैं 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 297। क्लासिकी परंपरावादी नागरिक शास्त्रक सिद्धांत से संबंधित सही युग्म है। जो क्लासिकी नागरिक शास्त्रिक सिद्धांत से संबंधित सही युग्म कौन सा है ये बताना है। ऑप्शन ए है लास्की, लासवेल और कांट का, ऑप्शन बी है कांट, हीगल, लियो स्ट्रास का, ऑप्शन सी है डेविड स्टर्न, रॉबर्ट डहल, गास लेन का, ऑप्शन डी है मेरियम
लासवेल और रूसो का। तो क्लासिकल या परंपरावादी नागरिक शास्त्रिक सिद्धांत संबंधित सही युग्म कौन है, कौन परंपरावादी विचारक है, ये बताना है आपको। तो इसमें आंसर जो जाएगा 297 का वो सी बी के साथ जाएगा दोस्तों, कांट और हीगल लियो स्ट्राट। बी आपका सही आंसर हो जाएगा कि जो क्लासिक परंपरावादी, क्लासिक या परंपरावादी उसी को कहते हैं, नागरिक शास्त्रक सिद्धांत से संबंधित सही युग्म कौन है, तो वो है कांट, हीगल, लियो स्ट्रास। इसके नाम को याद रखेंगे। आगे चलते हैं 298 क्वेश्चन देखते हैं। क्लासिकी या परंपरावादी नागरिक शास्त्र सिद्धांत को आधुनिक युग में पुनर्जीवित करने वाले उल्लेखनीय नाम कौन कौन से हैं, ये बताना है। ऑप्शन ए है मैरियम, स्टन तथा लासवेल। ऑप्शन बी है अरस्तु, सिसरो तथा एविनास। ऑप्शन सी है माइकेल ओकसाट, इसियाऊ बर्नी और जॉन प्लेमेनाइट्स। और आपका डी है दोस्तों सार्त्र, मार्केजे तथा एरिक फ्राम। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा 298 का सी सही हो जाएगा। इसमें सी आपका आंसर है 298 का। आगे चलते हैं दोस्तों 299 देखते हैं, गला थोड़ा फंस रहा है। 299 दोस्तों, परंपरागत नागरिक शास्त्र विज्ञान के अध्ययन का प्रमुख प्रतिमान नहीं है। परंपरागत नागरिक शास्त्र विज्ञान के अध्ययन का प्रमुख प्रतिमान नहीं है, ये बताना है। ऑप्शन ए है राज्य, ऑप्शन बी है प्रभुसत्ता, ऑप्शन सी है नागरिक शास्त्र व्यवस्था, ऑप्शन डी है कानून। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों 299 का सी सही होगा, नागरिक शास्त्र। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं 300 नंबर क्वेश्चन है। आधुनिक नागरिक शास्त्र विज्ञान का सूत्रपात करने वाले चार्ल्स ई मैरियम की प्रमुख कृति क्या है, प्रमुख पुस्तक क्या है, ये बताना है। आधुनिक नागरिक शास्त्र विज्ञान का सूत्रपात करने वाली चार्ल्स ई मैरियम की प्रमुख कृति है, क्या कृति है उनकी, ये बताना है। क्या लिखा गया है? ऑप्शन ए है रिपब्लिक, ऑप्शन बी है पॉलिटिक्स, रिपब्लिक प्लेटो की है, पॉलिटिक्स अरस्तु की है दोस्तों। ऑप्शन सी है न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, ऑप्शन डी है पैथोलॉजी ऑफ पॉलिटिक्स। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी सही हो जाएगा, न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। जो पुस्तक है उसको चार्ल्स ई मैरियम ने लिखा है, तो इसको आप ध्यान देंगे। तो ऑप्शन आपका 300 का सी सही हो जाएगा, न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स जो पुस्तक है वो मैरियम द्वारा लिखी गई है। बचा आपका डी कि ये पुस्तक किसकी है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि पैथोलॉजी ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है। इसके लेखक आपको बताना है कि इसके लेखक कौन है, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। कौन है कमेंट में ज़रूर बताइए अगर आपको मालूम है तो। दोस्तों धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी, अच्छा अगर कमेंट लगा हो, ऐसा कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों कमेंट में आप लोग थोड़ा सा कमेंट कर दिया करिए कि वीडियो अच्छा लगा या बुरा लगा, जो भी आपको लगे थोड़ा कमेंट करते रहिए। और उन दोस्तों को तहे दिल से शुक्रिया जो हमारे त्रुटियों को बताते हैं, गलतियों को बताते हैं। आप लोग इस पर गलती बता सकते हैं, आप लोग के सुधार से बहुत लोगों का सुधार हो जाएगा। जैसे गलती हम बता दें तो ऐसा नहीं है कि हो सकता है ये यूट्यूबर है तो सही बताया हो, ऐसा नहीं है। गलतियां होती है, हर जगह गलतियां होती है, सभी से होती है। तो आप लोग जरूर बताया करिए जिससे कि गलती आगे तक ना जा सके, उसको सुधारा जा सके। किसी और वीडियो में उसका क्वेश्चन हम बता देंगे कि नहीं वो गलती हो गई थी। तो इसलिए जो रेगुलर लोग देख रहे हैं उनसे मतलब उनको बचाया जा सकता है, उनसे उन तक सूचना को पहुंचाया जा सकता है। दोस्तों नमस्कार, शुभ रात्रि।